हाय दोस्तों, मैं एस एस क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। जो लोग इस चैनल पर नए लोग जुड़ते हैं वो शुरू से अंत तक वीडियो देखें और बेल आइकन का बटन सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मेरे वीडियो का पहुंचे। तो दोस्तों, बात करते हैं जो फिजिक्स का सीरीज चल रहा है उसके आगे, तो उसमें हम बात करते हैं रेडियो सक्रियता। जो मेरा आज का चैप्टर है, क्या चीज है, रेडियो सक्रियता। जो फिजिक्स का चैप्टर है रेडियो सक्रियता के बारे में देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है। तो रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक मतलब फ्रांस के वैज्ञानिक, रेडियो सक्रियता की खोज कहाँ के वैज्ञानिक, फ्रांस का वैज्ञानिक हेनरी बेकरर, 3 लोगों ने मिलकर किया था। हेनरी बेकरर, पी क्यूरी तथा एम क्यूरी ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस का वैज्ञानिक हेनरी बेकरर, पी क्यूरी तथा एम क्यूरी ने किया था। 3 लोगों ने। गामा किरणें, गामा का साइन इस तरह होता है, गामा किरणें अल्फा, अल्फा का साइन इस तरह भी होता है या इस तरह भी होता है, अल्फा किरणें तथा बीटा किरणें के बाद उत्सर्जित होती है। मतलब गामा जो किरणें का उत्सर्जन होता है अल्फा तथा बीटा किरणें के बाद उत्सर्जित होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज रॉबर्ट पियरे तथा उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज रॉबर्ट पियरे तथा उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने की थी। या कहीं पर देता है किस दंपति ने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी। दंपति मतलब हस्बैंड और वाइफ को बोलते हैं दंपति। तो रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने की थी रेडियो एक्टिव तत्व की खोज। रेडियम की खोज किसने किया था? तो दंपति, दोनों दंपति ने, कौन, रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने, दोनों ने मिलकर रेडियम की भी खोज किए थे। और रेडियम का ही अयस्क है पिच ब्लेड। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? रेडियम का अयस्क है। रेडियो सक्रियता के दौरान, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणें की पहचान सबसे पहले कब हुई थी? तो रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान 1902 ईस्वी में, कब? 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने 1902 ईस्वी में रेडियो सक्रियता के से जो निकलने वाली किरणें हैं अल्फा बीटा गामा, उनकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व, सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा तथा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः किस में बदल जाता है? सीसा में बदल जाता है। जितना प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है अल्फा बीटा और गामा किरण के उत्सर्जन के बाद इस उत्सर्जन हो जाता है अल्फा बीटा किरण का, तो किस में बदल जाता है? सीसा में बदल जाता है। अब देखेंगे गुण, अल्फा का गुण क्या है, बीटा के गुण क्या है और गामा के गुण क्या है। गामा, बीटा और अल्फा, अल्फा के गुण देखेंगे। तीनों के गुण क्या है? तो उत्पत्ति देखेंगे। अल्फा की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? नाभिक से हुआ है। बीटा की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? नाभिक से हुआ है। और गामा की उत्पत्ति नाभिक से। यानी अल्फा बीटा और गामा की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? नाभिक से हुआ है। प्रकृतिक देखेंगे अल्फा बीटा गामा का। तो अल्फा का प्रकृति धनात्मक होता है। अल्फा क्या होता है? धनात्मक होता है, जबकि बीटा क्या होता है? ऋणात्मक होता है और गामा उदासीन होता है। अल्फा धनात्मक होता है, बीटा ऋणात्मक होता है और गामा क्या होता है? उदासीन होता है। रचना देखते हैं अल्फा का रचना। तो एक अल्फा में दो क्या हो गया मेरा? एक अल्फा में 2 इकाई परमाणु संख्या और 4 इकाई द्रव्यमान संख्या की कमी होती है। यानी अल्फा का जो रचना है 2 हीलियम 4। अब आता है इसका बीटा का जो होता है रचना 1 इलेक्ट्रॉन 0 और इसका क्या होता है? फोटोन होता है।
गामा का रचना क्या होता है, फोटोन होता है। अब देखेंगे दरम्यान, अल्फा का दरम्यान कितना होता है, तो 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। अल्फा का दरम्यान कितना होता है, तो 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। अल्फा का दरम्यान 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। और पूछेगा ग्राम में, 3 क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। अब यही पूछेगा दरम्यान का, बीटा का दरम्यान क्या होगा, तो 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg। 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg बीटा का दरम्यान होता है, जबकि अल्फा का दरम्यान 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। जबकि गामा का दरम्यान क्या होता है, शून्य होता है। गामा का दरम्यान शून्य होता है। अब बात करते हैं आवेश। अल्फा का आवेश कितना होता है, तो +2 इलेक्ट्रॉन होता है। अल्फा का आवेश यानी चार्ज कितना होता है, +2 इलेक्ट्रॉन होता है। गामा का चार्ज कितना होता है, तो -1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना, बीटा का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, -1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या है, कूलम है। तो यानी आपसे पूछेगा बीटा का आवेश यानी चार्ज कितना होता है, तो -1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। जबकि अल्फा का चार्ज यानी आवेश होता है +2 इलेक्ट्रॉन होता है, और जबकि गामा का शून्य होता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है, सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है, तो गामा किरण की होती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है, गामा किरण की होती है। सबसे अधिक आयन क्षमता किस किरण की होती है, अल्फा किरण की होती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है, और सबसे अधिक आयन क्षमता पूछेगा तो अल्फा किरण की होती है। एक अल्फा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक अल्फा किरण अगर निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है। एक बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न वृद्धि होता है न घटता है। अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों के निकलने से परमाणु तथा द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को ही वर्ग विस्थापन का नियम कहा जाता है, या सोडी फ्यूजन नियम कहा जाता है। अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों की निकलने से परमाणु तथा द्रव्यमान की संख्या पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही वर्ग विस्थापन का नियम कहा जाता है, या सोडी फ्यूजन का नियम कहा जाता है। जीएम काउंटर से क्या मापा जाता है, रेडियो सक्रियता मापा जाता है। रेडियो सक्रियता किसे मापा जाता है, तो जीएम काउंटर द्वारा रेडियो सक्रियता मापा जाता है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व की परमाणु संख्या आधी हो जाती है, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व की परमाणु संख्या आधी हो जाए, वह समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है। वह समय क्या कहलाता है, उस तत्व का जीवन काल कहलाता है। अर्ध जीवन काल को T½ से सूचित किया जाता है। T½ से सूचित किया जाता है, T1/2 से। अब बात करते हैं अभ्र कोष्ठ क्या होता है। अभ्र कोष्ठ का उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अभ्र कोष्ठ का। उनकी ऊर्जा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अभ्र कोष्ठ के। अभ्र कोष्ठ का आविष्कार किसने किया था, CRT विल्सन ने किया था। अभ्र कोष्ठ का आविष्कार किसने किया था, CRT विल्सन ने किया था। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। जीवाश्म पेड़ पौधे
की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। दरम्यान ऊर्जा संरक्षण संबंध 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने दरम्यान एवं ऊर्जा के बीच में जो संबंध स्थापित किया था, जिसे हम आपेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है, और ई दरम्यान ऊर्जा संरक्षण का ई बराबर mc²। आइंस्टीन कहाँ का वैज्ञानिक था? जर्मनी में जन्म लिया था और अमेरिकी वैज्ञानिक था, जिन्हें 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। दरम्यान संरक्षण 1905 ईस्वी में किया था और 1921 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकेंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से पृथ्वी के प्रति सेकेंड कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 × 10⁻26 जूल। और सूर्य का द्रव्यमान लगभग कितना प्रति सेकेंड दर से घट रहा है? 4 × 10⁹ केजी से घट रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों वीडियो का कमेंट लाइक जरूर करें। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।